कमेटी चल रही थी, हाँ, समितियां चल रही थी। कितने लोगों का आज फर्स्ट डे है? ठीक है। पिछली क्लास में जो कुछ भी बताया गया है कुछ पूछा जाए? पिछली क्लास में सबसे पहले हमने जो शुरू करा था, आपको कमेटियों के बारे में बताया था, कुछ समितियों के बारे में बताया था, और समितियों से जोड़ करके हमने कुछ उप समितियां बताई थी। ठीक, चलिए, तो उसमें जो हमने बताया था एडहॉक फ्लैग कमेटी के बारे में, इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है। अच्छा, जितने लोगों का फर्स्ट डे है, सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान की चर्चा कब से चली है और संविधान की शुरुआत कब से मानी जाती है, बताइए। कब? 1895। किसके माध्यम से? अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी, संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी, अच्छे भले तो लोग खा जी रहे थे, संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी, तो इस पर एक क्वेश्चन या एक पॉइंट हमने बताया था, कौन सी बात बताई थी जी? ये तो डेफिनेशन हो जाती है पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हमने आपसे बताया कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, यानी जो ब्रिटेन के लोग थे, ये हम पर शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे। और ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, आप बताइएगा। ये प्रोसेस कब से शुरू हुई थी कि ब्रिटिशर्स ने या ब्रिटेन के लोगों ने हम पर शासन करना शुरू करा, या इस तरीके की जो इनके द्वारा यातनाएं दी गई, लाइक जो अपने मन से इनका जो व्यापार करने का तरीका हुआ करता था जी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आई 1600 ईस्वी में, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बिजनेस करना। इसका ऑब्जेक्टिव था व्यापार करना। ये कही कि हम सिर्फ यहां पर बिजनेस करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं। 1600 ईस्वी में जब आई, ये व्यापार करने के उद्देश्य से आई, फिर धीरे धीरे देखा गया कि ये व्यापार करते करते एक और काम कर रही है। कौन सा काम? ये धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फैला रही है। इट मीन्स ये अपनी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है इसको फैला रही है, साथ में ये जो भारत देश है इस पर शासन करना शुरू कर दी। और शासन कुछ इस तरीके से कि कंपनी के जो भी बातें होती थी, यानी कंपनी के डायरेक्शन में ही आपका एग्रीकल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और जो कुछ भी बातें, यानी जो आपका देश था उस समय प्रांतों और रियासतों में बटा हुआ था, और प्रांतों और रियासतों में इस समय इन्हीं का सारा बोलबाला था। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और कंपनी के द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिए जाते थे वही हमें फॉलो करने होते थे। अब ऐसा देखता देखता गया, यानी ये कौन किसको देखता गया? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, यानी ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के लोगों ने देखा कि भैया ये हमारी कंपनी है और किसी अन्य देश में जा करके अपना साम्राज्य फैला रखी है और इस तरीके से शासन कर रही है, लाइक ये एक गवर्नमेंट हो। ठीक, तो जब ये बात फील हुई किसको? ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटेन के लोगों को, तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि अब ये कंपनी तो हमारे ही देश की है, इस कंपनी को हम एक काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और इस कंपनी को रेगुलेट करने के साथ साथ इन्होंने एक एक्ट लाया 1773 का, यानी 1773 का एक एक्ट लाया, जिसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। अब रेगुलेट का मतलब हमने क्या बताया था, आप बताइएगा जी। जैसे हमने बताया था कि आपके घर का गैस सिलेंडर होता है, आप उसको ऑन ऑफ करते हैं, बोलते हैं रेगुलेटर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग थे, और उसमें 24 सदस्यों की एक बॉडी थी जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया, उसमें यह निर्धारित कर दिया कि भैया अब जो कंपनी है ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगी? ये अब बताइए क्या बताया था? दो बातें डिसाइड करी थी, यानी जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें हमने बताया 24 मेंबर हुआ करते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेट करते हैं, यानी ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही लोग हैं, उसमें शामिल लोग। तो कौन सी दो बातें बताई थी, बताइए? दो बातें हमने बताई थी, किसी को कुछ याद है, बताइए? ये बात तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1813 में कहा था या 1813 वाले में कहा था, ये इसके पहले की बातें हैं।
जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें कंपनी को कहा, कौन? ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, जो 24 मेंबर का कमेटी है, इसने ये डिसाइड कर दिया कि भैया आप पहले जिस ऑब्जेक्टिव से आए थे, किस ऑब्जेक्टिव से आए थे? बिजनेस करने यानी व्यापार करने आए थे, तो अब व्यापार ही आप करोगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है या पॉलिटिकल एजेंडे जो है, इसको कौन देखेगा? इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक संस्था बनाई, जिसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। किसने बनाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो 24 लोगों की कमेटी थी, इसी के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया और इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, 6 सदस्यों की एक समिति बनाई और कहा कि भैया जो कंपनी है, अच्छा जिन लोगों का पहला क्लास है कुछ चीजें नोट करते रहेंगे, बाकी संडे से रिवीजन चल रहा हुआ है, रिवीजन क्लासेस, तो अब सभी को एक साथ तो नहीं कराया जा सकता, बट मोटे मोटे तौर पर मैं आपको कुछ चीजें बता दे रहा हूं, राइट। तो इसमें यह बात कर ली कि कंपनी क्या करेगी? व्यापार करेगी, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगा, यानी पॉलिटिकल बातें देखेगा। अब ये तो 1773 की बात थी। फिर आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसमें भी कुछ बातें करी गई। इसमें कह दिया कि भाई अब जो है, जो आपकी ये कंपनी है, ये व्यापार करेगी, और व्यापार तो कर ही रही है, व्यापार के साथ साथ हम आपके काम को सीमित कर देंगे, यानी कुछ ही बातों में आपके दायरे रह जाएंगे, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक आपका जो प्रांत हुआ करते थे और रियासत, तो रियासत के बारे में क्या बताया था, बताइए। हाँ, जो रियासत है या प्रोविंसेस बोले जाते हैं, यहां पर किसका कंट्रोल हुआ करता था? राजा का हुआ करता था। राजा ही, आप आगे देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात आएगी, उसमें कुछ लोगों को नॉमिनेट करके भेजेगा। कितने लोगों को बताया है? 93 प्रिंसली स्टेट से हमने बताया है, देसी रियासतों से। ये इलेक्ट नहीं करे गए हैं, ये नॉमिनेट करे गए हैं। इलेक्ट और नॉमिनेट में क्या डिफरेंस है? और चुनकर, फिर आपने बोल दिया तो चुनकर क्या मतलब? नॉमिनेट करके, नामित करेगा। जैसे आपके लोकसभा में 2019 के पहले हुआ करता था, 2 लोगों को एंग्लो इंडियन के तौर पर नियुक्त करा जाता था, नॉमिनेट करा जाता था, नियुक्त नहीं, एक्चुअली में नॉमिनेट करा जाता था। इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता था, ये कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य या कुछ वेलफेयर से जुड़े हुए व्यक्ति होते थे, इनको प्रतिष्ठित व्यक्ति बोल देते हैं, लिया जाता था, ठीक। अच्छा, हम बात कर रहे हुए हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। यहां पर कह दिया कि अब आपके दायरे कुछ होंगे, और आगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1813 लाया, 1813 का भारत परिषद अधिनियम लेकर आया। इसमें कह दिया कि अब आपका जो व्यापार करने का हक है, किसने कहा? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है, इसने कह दिया कि अब आपका सिर्फ व्यापार करने का हक चाय के साथ है और चीन के साथ है। 2 चीजें पर्टिकुलर करके बताई। अब ये दोनों बातें याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बाध्य कर दिया, इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया और कहा कि अब आप व्यापार किसके साथ कर सकते हैं? चाय के साथ करेंगे और चीन के साथ। तो चाय और चीन याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। यह 1813 की बात थी। इसके बीच में 1784 के पहले एक आपका और 1793 में आया चार्टर एक्ट। ये व्यापार से जुड़ी बातें थी, इसलिए हमने एक साथ बताया। 1793 में जो 1793 का टाइम पीरियड आया, इसमें आया आपका रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट आया। कौन सा आया? ये चार्टर एक्ट आया। 1793 में जो है चार्टर एक्ट आया, और कह दिया गया कि अब हम प्रत्येक 20 साल पर एक चार्टर एक्ट लाएंगे। तो कौन सा टाइम रखा? पर 20 ईयर्स के लिए ये कह दिया कि प्रत्येक 20 साल पर हम अब ये चार्टर अधिनियम लाएंगे। तो पहला वाला कब आया? 1700। दूसरा कब आएगा? कब आएगा बताइए? 20 साल ही तो जोड़ना है, जल्दी से जोड़कर बताइए। इसके बाद कौन सा आएगा? 33 आएगा। फिर कौन सा आएगा? 53। तो 53 वाला याद रखिएगा कि लास्ट में सबसे अंतिम वाला कौन सा आया था, ये पूछा जाता है कि सबसे लास्ट वाला या आखिरी वाला चार्टर एक्ट कब आया था, याद रहेगा? 1753, ठीक है। 1853, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से हमें जो बात करना है
किस पर बात करना है? कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करना है, संविधान पर बात करना है। हमने बताया कि 1895 में एक स्वराज बिल पेश करा गया। किसके द्वारा करा गया? बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और ये औपचारिक नहीं था, ये अनौपचारिक था, यानी इनफॉर्मल तरीके से इन्होंने पेश करा था एक स्वराज बिल। तो ये पूछा जाता है कि संविधान के लिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का इनफॉर्मल बिल या इनफॉर्मल विधेयक, अनौपचारिक विधेयक कब पेश करा गया? 1895 बाय द बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमने कब बताया था? इसके बाद हमने कब बताया था कि तिलक ने तो ये अनौपचारिक तरीके से, एक बार हमने बताया था आपको 1924 की बात, 1924 की बात बताई थी। किसको बताया था जी? 1924 में एक बार और प्रस्ताव रखा गया कि भैया अब हमें चाहिए आजादी। अच्छा, हमने पहली एक बात जो आपसे पूछी कि आजादी हमें क्यों चाहिए थी, इसका क्या कारण हमने बताया था? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कंपनी के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का जब इंटरफेरेंस हुआ, इसका हस्तक्षेप हुआ, फिर ये पूरी तरीके से रूल करने लगी। और इसके रूल करने का प्रोसेस कुछ ऐसा था कि हम गुलाम बन गए थे। जैसे जैसे ये कहती थी, जो भी इसके नियम कायदे कानून होते थे, उसी के तर्ज पर हमें काम करना होता था। तो उसी को क्या बोल देते हैं? कॉलोनियल सिस्टम बोल देते हैं, औपनिवेशिक शासन बोल देते हैं। कि जो अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन था, इससे उब करके हमने क्या करा? आजादी की डिमांड करी। । 1924 में किसकी बात बताई हमने? बताइए, 1924 में किसकी बात बताई है? किसने इस बात का जिक्र करा है कि हमें आजादी चाहिए या संविधान सभा चाहिए? जी। अब ये सारी मांगे अभी तक जो थी, ये इनफॉर्मल थी। फॉर्मली कब जो है संविधान सभा की मांग करी गई, बताइएगा? फॉर्मली, औपचारिक रूप से ये टाइम पीरियड था 1934, जब एम.एन. रॉय के द्वारा, किसके द्वारा? इसको लिखते चलिए, अगर आपकी पहली क्लास, अगर आपको पता है पहले से तो ठीक है। ठीक, एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में डिमांड करी गई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब हमें स्वराज्य चाहिए। पहली बात, स्वराज्य का मतलब क्या होगा, आप बताएंगे? स्वराज्य का मतलब क्या होगा? सत्ता अपने हाथ में। स्वराज का मतलब होगा कि अब हमारा अपना राज होना चाहिए। ये इसका वर्ड मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है। और इसका कंप्लीट मीनिंग हो जाएगा कि अब हमें अपने तरीके से अपने शासन, प्रशासन, जनता, हर एक चीज को हैंडल करना है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ठीक, इसके पहले एक और बात हमने बताई थी, मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट बताया था। कब लाया गया था मोतीलाल नेहरू का रिपोर्ट? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। और इन्होंने क्या कहा? नेहरू रिपोर्ट में क्या मांग करी गई? कौन सा प्रपोजल रखा गया? प्रस्ताव क्या था? संविधान का अभी डिमांड नहीं होगा। संविधान का डिमांड एक्चुअली में, संविधान, पहले सुनिए, संविधान बनेगा कैसे? ये संविधान सभा के द्वारा बनाई जाएगी, राइट? तो सबसे पहले डिमांड किसकी होगी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होगी, संविधान सभा की होगी, ना कि संविधान की। उसके बाद बात आती है संविधान की। ठीक, अच्छा, अब नेहरू ने प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद एक आपका नेहरू अनाउंसमेंट आता है 1938 में। ये कौन से नेहरू हैं? इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, जरा याद रखिएगा। एक 1928 में आया, जो मोतीलाल नेहरू ने पेश करा था। ठीक, इन्होंने ये जो पेश करा था 1928 में, इसको क्या बोलते हैं? इसको मसौदा बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं। ड्राफ्ट को हमने क्या बताया था, आप बताएंगे? ड्राफ्ट हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि लाइक आप अपना घर बनवाते हैं, तो आर्किटेक्चर से क्या करते हैं? एक इसके ये एक अपना घर का नक्शा बनवाते हैं। तो जो आपका ड्राफ्ट है, ये एक कच्चा चिट्ठा है। इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, अच्छा, 1938 में हमने जो पूछा, ये कौन से नेहरू ने रिपोर्ट करा है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने क्या कहा इस रिपोर्ट में? इन्होंने क्या कहा है, बताइए? क्या कहा था, बताइए? आपने तो सारी क्लासेस ले रखी है ना, कंटिन्यू है आप। इन्होंने कहा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ये वयस्क मताधिकार पर बनेगी।
इसमें किसी भी ऐसे पर्सन को हम नहीं इंक्लूड करेंगे जो कैसा हो, बाहरी हो। पहली बात तो ये कह दिया। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या बताया? हाँ, जो एडल्ट हो, जेन्युइन ऐसे व्यक्ति हो जो जनरली आप देखते हैं कि 14 से 18 की जो एज होती है, ये आंधी तूफान माना जाता है आपके पेडागोजी में, या माना जाता है कि कुछ ऐसे डिसाइड लेते हैं लोग, ऐसे डिसीजन लेते हैं जो रिलेवेंट नहीं होते हैं। इसलिए उन्होंने इस बात का मेंशन करा कि कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं होना चाहिए जो वयस्क ना हो। और इन्होंने इसी में एक और पॉइंट बोला कि जो हमारा संविधान सभा बनेगा, इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, यानी बाहरी हस्तक्षेप को पूरी तरह डिनाई कर दिया, मना कर दिया। क्लियर है सभी को? ठीक। इसके बाद एम एन रॉय की बात आ जाती है। एम एन रॉय से पूछा जाता है कि एम एन रॉय किस पार्टी से थे? ये सीपीआई पार्टी से थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट क्या चीज है आप बताएंगे? कम्युनिस्ट क्या चीज है? अगर बोला जाए ये कम्युनिस्ट पार्टी से थे, तो इट मींस क्या समझेंगे आप? कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या होगा? जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं जनरली, ये एक ऐसे सोशल ग्रुप की बात करते हैं, एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहां पर कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं होता है। इट मींस ये बात करते हैं किसी भी वर्ग विहीन समाज की, यानी जहां पर कोई भेदभाव ना हो, ना जेंडर बायसनेस हो, ना कलर के आधार पर, ना जन्म के आधार पर, यानी सारे के सारे व्यक्तियों को एक जैसा देखा जाएगा। ये होता है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट विचारधारा से हमने दो व्यक्ति के बारे में बताया था, कौन है बताइए? पूछा जाता है। कम्युनिस्ट दो व्यक्तियों के बारे में बताया था, कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था, व्लादिमीर लेनिन के बारे में बताया था। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा से रिलेट करते हैं। और जो एम एन रॉय हैं, इनके बारे में पूछा जाता है ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो क्या बताएंगे? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, यहां तक बात हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया है बताइए? 19। जो अगस्त प्रस्ताव आया है, इसमें प्रस्ताव क्या लेकर आया था और लेकर कौन आया था? बताया है सारी चीजें हमने। क्या प्रस्ताव लेकर आया था? ड्राफ्ट पर चर्चा। ड्राफ्ट की बात करी जाएगी तो ड्राफ्ट कितने पेश करे गए? ड्राफ्ट 3 पेश करे गए। ठीक, पहले लिखेंगे एक पॉइंट इसी में एक पॉइंट लिखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान के 3 ड्राफ्ट पेश किए, ये पूछा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान के 3 ड्राफ्ट को ब्रैकेट में मसौदा, प्रारूप ये भी लिख सकते हैं। संविधान के 3 ड्राफ्ट, मसौदा या प्रारूप, तीनों बातें एक ही है, पेश किए। यहां तक सभी का क्लियर हो गया? अब लिखेंगे पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट। पहला ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब तो एटलीस्ट सभी समझ गए हैं अभी तक, सभी को क्लियर है? पहला ड्राफ्ट लिखेंगे 21 फरवरी 1948। पहला ड्राफ्ट जो आया 21 फरवरी 1948। ये डेट याद रखिएगा, इसीलिए इस बात को हम बता रहे हैं, पूछा जाता है 21 फरवरी 1948। अच्छा, 21 फरवरी को कौन सा डे मनाया जाता है किसी को कुछ पता? डेज वगैरह भी एक क्वेश्चन आई थिंक पूछता होगा जीएस में। यस, मातृभाषा दिवस। क्लियर। इसमें लिखेंगे इसे लोगों के, इसमें लिखेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट में इसे लोगों के डिस्कशन, यानी बातचीत, डिस्कशन और सुझाव या सुझाव के लिए, यानी लोग अपनी कुछ राय देंगे। कौन देगा? जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर हैं, बाहर से कोई नहीं आएगा। सुझाव के लिए 8 महीने के लिए लाया गया। यहां तक सभी को क्लियर है? लिखेंगे सेकेंड ड्राफ्ट।
सेकेंड ड्राफ्ट। जो दूसरा ड्राफ्ट आया उसमें लिखेंगे 21 अक्टूबर 1948। 21 अक्टूबर 1948 ये दूसरा ड्राफ्ट है। ठीक, अंतिम ड्राफ्ट लिखेंगे या तीसरा, लास्ट भी कह सकते हैं। ये पूछा जाता है कि लास्ट ड्राफ्ट कब लाया गया, थर्ड, या इसी को लिखेंगे लास्ट ड्राफ्ट। जो तीसरा ड्राफ्ट लाया गया इसके बारे में लिख लेंगे 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948, यानी ये पहला ड्राफ्ट हो गया, दूसरा ड्राफ्ट हो गया और तीसरा ड्राफ्ट हो गया। अब ये जो ड्राफ्ट आए हैं, ड्राफ्ट का मतलब हमने क्या बताया है कि ये कुछ मसौदा है, प्रारूप है, कुछ बातें हैं। अब इन बातों में से कुछ बातें काट पीट छांट ली जाएंगी। ठीक, इसीलिए ये ड्राफ्ट बनाया जाता है। या आप कोई स्टोरी लिखते हैं तो उसमें भी बाद में आप प्रूफ रीडिंग करते हैं, काट छांट करते हैं। तो अब लिखेंगे कि इसकी रीडिंग भी होगी। लिखेंगे संविधान की रीडिंग, संविधान की रीडिंग, संविधान की रीडिंग, संविधान की रीडिंग। अब रीडिंग जो है ये कितने तरीके से करी जाएगी। ये ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट को रीडिंग का मतलब क्या है, ये पढ़ा जाएगा। तो लिखेंगे पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग। पहली रीडिंग लिखेंगे 4 नवंबर से 4 नवंबर टू 9th ऑफ नवंबर 1948, यानी 4 नवंबर से ये 9 नवंबर चला 1948 में। कितने दिन चला, इसमें लिख लेंगे ब्रैकेट में, बताइए कितने दिन चला, कितने दिन चला है, 5 दिन चला है। इसके आगे एक पॉइंट में लिख लेंगे, इसमें बेसिक पॉइंट पर विचार करेंगे, यानी मोटे मोटे काम पर बात करी गई, बहस करी गई, बेसिक पॉइंट पर बात करी गई। यहां तक क्लियर है सभी का। लिखेंगे सेकेंड रीडिंग, यानी दूसरी रीडिंग कब करी गई, ये आपका 15 नवंबर से, लिखिए 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1948 तक। अब ये कितने दिन तक चली है, 1949 हो जाएगा, इसको लिखिएगा। ठीक है, पीछे चला जाएगा अदरवाइज। ठीक, हाँ 1949 होगा, इसलिए तो टाइम हमने पूछा। अब ये कितने टाइम तक चलेगा, कितना टाइम होगा बताइए। इसको महीने में बता देना है, दिन में नहीं बता देना है। लगभग लगभग 11 महीने, या कह सकते हैं मोर देन 10 मंथ्स। तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में 10 महीने से ज्यादा या 10 महीने से अधिक। वैसे अगर आपको डेट याद रहेगी तो खुद ही बता पाएंगे, बट लिख लीजिए। थर्ड रीडिंग जो आई, थर्ड रीडिंग, ये तीसरी रीडिंग कब से कब तक चली, इसको लिखिएगा, ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 26 ऑफ नवंबर 1949। अब ये जो थर्ड रीडिंग थी, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे फाइनल रीडिंग, यानी यही आखिरी रीडिंग थी। क्लियर है सभी को। जो दूसरी रीडिंग है इसमें कुछ कुछ बातें लिखेंगे कि ये सबसे लंबी रीडिंग है। पहली बात तो ये आपने देखा 10 महीने से अधिक चली है। नेक्स्ट एक और बात है, लिखेंगे पॉइंट करके दूसरी में, कि इसमें आर्टिकल बाय आर्टिकल, जो दूसरे रीडिंग में रीडिंग करी गई, इसमें लिखेंगे इसमें आर्टिकल बाय आर्टिकल एंड
आर्टिकल बाय आर्टिकल और क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा गया या देखा गया, यानी डिस्कशन हुआ जो, ये आर्टिकल बाय आर्टिकल हुआ और क्लॉज बाय क्लॉज। अब आर्टिकल बाय आर्टिकल का मतलब क्या है? आर्टिकल बाय आर्टिकल का मतलब है अनुच्छेदों को, एक एक अनुच्छेद पढ़ा गया। और क्लास बाय क्लास का मतलब क्या है? क्लास बाय क्लास का मतलब है, पैरा से समझिएगा, या खंडों को कहेंगे, एक एक खंड को देखा गया, एक एक खंड को पढ़ा गया, यानी खंड दर खंड। क्लास बाय क्लास का मतलब है खंड दर खंड इसको पढ़ा गया। ठीक, क्लियर है? फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, इसके डेटेड याद रखिएगा, जरूर पूछा जाता है। पहली रीडिंग में जो हमने बताया है कि 5 दिन चला है, इसे जरूर याद रखेंगे, ये पूछ लेता है कितने डे तक चला है। ठीक, क्लियर है ये सभी को? अब आगे लिखेंगे संविधान लागू होना। संविधान लागू होना, संविधान लागू होना, संविधान लागू होना, इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में किसी को भी किसी भी पॉइंट पर जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो बताइए, जो भी बातें हमने डिस्कस करी हैं। हाँ, आर्टिकल बाय आर्टिकल हमने कहा कि जैसे ये ड्राफ्ट था जी, थर्ड रीडिंग में बेसिकली फाइनल हो गया कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, इसीलिए इसमें लिखा है कि नहीं फाइनल रीडिंग। थर्ड रीडिंग में लिखा है आपने फाइनल रीडिंग, तो इसमें जितनी भी बातें रखनी थी, जो हटानी थी, ये फाइनल कर दिया गया कि इसे रखना है, इसे नहीं रखना है, यानी ये फाइनल रीडिंग थी। नहीं समझ में आया? अब इस चीज को दिमाग में जरा भी नहीं रखिएगा कि इसमें अगर क्या पूछा जाए तो यही पूछेगा भाई, जो नहीं रखना है, जो रखना है यही इसमें डिस्कस करा गया। अब इससे ज्यादा तो आप में कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, और हुआ ही यही है कि जो रखना है और जो नहीं रखना है इसी को काट छाट के बराबर कर लिया गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट डे से हम ये संविधान लागू होने की बात करेंगे, और जिनका भी फर्स्ट डे था, जो भी बातें बताए हैं थोड़ा सा अपने एंड से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। कौन सा? अच्छा, ये लोगों का, बाहर का कोई नहीं आएगा। फिर आपसे हमने वहीं पर बताया कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसमें कुल मिलाकर कितने मेंबर बताए? ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोगों को बताया? हाँ, तो इन्हीं लोगों के सुझाव के लिए भाई जो जो समितियां बनी हैं, कि बाहर का व्यक्ति थोड़ी नहीं आएगा उसमें ज्ञान देने, इसीलिए तो उनको उस पर्टिकुलर समिति से जाना जा रहा है कि इस कमेटी में ये मेंबर है, इनका यही काम है पर्टिकुलर। इसीलिए तो लोगों को बांट दिया गया है कि आप इसी पर ही विचार दे सकते हैं। तो जो 8 महीने चला, ये लोगों यानी उन्हीं के मेंबर के द्वारा डिस्कशन के लिए बनाया गया। ठीक, बात समझ में आई? अभी संशोधन की बात आगे हम करेंगे, इसमें बताएंगे कि जो एम एन राय का प्रस्ताव था, या इसके बाद जो संविधान में जो अनुसूचियां लाई गई, ये फाइनली जो फाइनल रीडिंग है इसके बारे में भी कुछ एक पॉइंट्स हम बताएंगे कि कुछ लगभग 323 के आसपास धाराएं थी, अनुसूचियां थी, 14 या 16 के आसपास ये रखा गया। ये सारी चीजें हम बताएंगे, आपको कुछ अलग से परेशान नहीं होना है, जो पढ़ा रहे हैं, जो भी बात बता रहे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, बस ये मैं चाहता हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू आज के लिए।